चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे आज का जो टॉपिक है वो बहुत आसान टॉपिक है और वो एक्चुअली आपके हर जगह पे इस्तेमाल होगा, तो वो आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। हम कल बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, राइट? याद है या नहीं? याद है? यस सर। क्या था एटम और Yes, क्या yes, था sir. मॉलिक्यूल? एटम वो था जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है किसी भी मैटर का, और एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये भी हम जानते हैं। एटम कंबाइन करता है तो क्या फॉर्म करता है? मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। एम आई क्लियर? अब मॉलिक्यूल के साथ, Yes, sir. एटम के साथ हमें कुछ चीजें समझने वाली है। जैसे कि पहला एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को मैं। पहली जो चीज हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, याद क्या मतलब समझ होनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक वेट। ये कंसेप्ट आपका 9th में था वैसे, मगर ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता क्या है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास एक तरबूज है, ठीक है? एक तरबूज आपने ले लिया और ये इस तरबूज की आपने बात कर रहे हैं। आपने कहा ये फलों का राजा है, आज इस तरबूज के रिस्पेक्ट में मैं जो भी काम करूंगा वो इस तरबूज के रिस्पेक्ट में ही करूंगा, ठीक है? मैंने इस तरबूज का नाम रखा, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। अब व्हाट इज आइसोटोप बच्चों, ध्यान रखना, जिसका एटॉमिक नंबर सेम। एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। मास नंबर क्या है? डिफरेंट। एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। हमने कार्बन का आइसोटोप ले लिया, और कौन सा आइसोटोप लिया? कार्बन 12। कार्बन 12 भी क्यों लिया? कार्बन के 3 होते हैं आइसोटोप, C12, C13, C14। हम कार्बन 12 ही क्यों लेते हैं? पहली बात तो ये स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। और ये क्यों है स्टैंडर्ड? क्योंकि ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता, किसी भी चीज से ये रिएक्ट नहीं करता, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहता है, ठीक है? तो अब किसी ने कहा चलो ठीक है, ले लिया हमने कार्बन 12 ले लिया आइसोटोप, अब आगे बताओ आगे की कहानी क्या है? तो मैंने कहा ऐसा है, असल में आज के बाद जब भी मैं एटॉमिक वेट की बात करूंगा तो एटॉमिक वेट सिंपली ये रिप्रेजेंट करेगा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक एटम जो है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट कितना भारी है, कितना भारी है। अगर मैं क्या ले लूं? मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप एटम। अगर मैं इस पर्टिकुलर वाटरमेलन में से एक एटम ले लेता हूं, उस एटम का 1/12 पार्ट करता हूं, तो एक वेट आया हमारे पास, एक वेट आया, ठीक है? अब मैंने कहा ये एक, मान लीजिए लेमन था, मैंने कहा इस लेमन का वेट करना है मुझे। मुझे क्या करना है? लेमन का वेट। तो मैंने क्या किया? लेमन के वेट को रखा अपॉन, नीचे क्या रखा? ये वाटरमेलन के एक एटम का वेट, वाटरमेलन के एटम का वेट। और मैंने कहा ये तो 16:1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16:1। इसका मतलब इस लेमन का वेट कितना है? 16 AMU। इसका मतलब क्या हुआ कि 1/12 कार्बन 12, 1/12 क्या पार्ट, 1/12 क्या है? हिस्सा। इस पूरे वाटरमेलन का कितना हिस्सा लिया हमने? अगर मान लो ये पूरा 1 है तो मैंने कितना हिस्सा लिया इसका? 1/12 पार्ट। मान लो ये वाला हिस्सा 1/12 पार्ट, मैंने इस 1/12 पार्ट को लिया कार्बन 12 के, और उसमें से एक एटम को निकाला, और जिसका निकालना था वेट, उसके वेट को ऊपर रखा अपॉन उस एटम को नीचे रखा, और उनका रेशियो निकाला। जितना रेशियो आया वो उस पर्टिकुलर बॉडी का वेट होता है। आपको मेरी बात समझ आई? यस सर। यस सर। इसको और आसान भाषा में समझाता हूँ। मैंने जैसे कल आपको याद हो, मैंने एग्जांपल दिया था सनी देओल के हाथ वाला, है ना? सनी देओल का जो हाथ था वो कितने किलो का था? जल्दी बोलिए। 2.5 वो 2.5 किलो का था, ठीक है? अगर सनी देओल ने तराजू के इस पलड़े पर अपना हाथ रख दिया है, ये मान लो उसने हाथ अपना प्लेस कर दिया है, ठीक? तो आप मुझे बताओ, चाहे आप इसमें यहाँ पे आलू तोलो, चाहे इसमें प्याज तोलो, या कुछ भी तोलो, बताओ इसका वेट कितना आने वाला है?
ढाई सर 2.5 ढाई किलो। कितने लोगों को बात समझ आ गई? ये 2.5 किलो यहाँ पे Yes, क्या sir, आ रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 2.5 किलो असल में सनी देओल के हाथ का वेट था, जो कि मैंने क्या ले लिया एज अ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ सनी देओल चला गया और यहाँ से वासु गुजर रहा था। वासु ने कहा सनी देओल तो है नहीं, मेरा ही हाथ रखवा लो और 2.5 किलो कंसीडर कर लेना। क्या कोई मानेगा? नो सर। वासु के हाथ को 2.5 किलो क्यों नहीं माना जा रहा? क्योंकि वासु का हाथ क्या नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस केस में कोई भी ऑथेंटिक नहीं मानेगा कि ये जितना सामान डाला गया ये 2.5 किलो है या नहीं। लेकिन इस वाले केस में हमने क्या मान लिया, इसको ऑथेंटिक मान लिया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सनी देओल का जो एक हाथ होता है कितने का होता है, वो 2.5 किलो का होता है। Am I clear to all? नो यस सर। अब यहाँ पे सनी देओल क्या बन गया? कार्बन 12। सनी देओल का हाथ क्या बन गया? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। इस बॉडी का 1/12 पार्ट है, हाँ है ना? यस सर। और उस 1/12 पार्ट के बराबर जिसका भी वेट होगा वो आपका 1 AMU होगा, या फिर वो जितने टाइम्स होगा वो उतने AMU हो जाएगा। मान लो मैंने कहा यहाँ पे मैंने वजन रखा और वो इस वजन के 8 गुना है, 8 टाइम्स है, तो इसका मतलब इस बॉडी का वेट कितना हो गया? 8 AMU। लोगों को पूरी बात समझ आ गई? आ गई। प्लीज रेज योर हैंड अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ये कंसेप्ट समझ नहीं आता बच्चों को। वेरी गुड, 3 बच्चों को समझ आ गया। मोनिका, नितिन, प्रतीक समझ आ गया बेटा? दिव्य, मोनिका क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाइए आगे की बात। अब मैं आपसे पूछता हूं कि 1 AMU पढ़ लिया आपने, अब बताइए 1 मोल क्या होता है? 1 मोल, ठीक है। अब 1 मोल की कहानी सुनने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जनरली हम क्या कहते हैं, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 10 की पावर 23। बट ये 1 मोल की डेफिनेशन नहीं है बच्चों। 1 मोल बेसिकली होता क्या है? 1 मोल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, एंटिटीज, इन सब का कलेक्शन है ये 1 मोल। क्या मैंने, व्हाट इज 1 मोल? 1 मोल इज कलेक्शन ऑफ थिंग्स, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और एंटिटीज। याद रहेगा? यस सर। ओके, अब आगे सुनिए। अब मैंने क्या लिया, जैसे आपने 1 AMU कैसे निकाला था? आपने निकाला था 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, राइट? यानी कार्बन 12 आइसोटोप का कितना पार्ट लिया था आपने? 1/12 पार्ट। सही है, हाँ या ना? यस सर। और अगर मैं यही बात आपके मोल के लिए निकालूं, मोल, तो मोल क्या होता है? 1 मोल कहता है कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट हैं, जितने नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 मोल। एम आई क्लियर? यस सर। फिर से रिपीट करता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा एक मान लो एक बच्चे, एक एक्स की शादी थी, एक्स पर्सन की शादी है। उसने प्रतीक से बोला, प्रतीक यार मेरी शादी में लड्डू बनने हैं, और एज अ स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री उस लड्डू वाले को बोलियो कि ना 1 मोल का एक लड्डू होना चाहिए। लड्डू का, बेसन का लड्डू कितना होना चाहिए? 1 मोल का लड्डू। इसने कहा ठीक है। ये दुकानदार के पास गया, इसे दुकानदार से कहा कि भैया 1 मोल बेसन के, हर एक लड्डू का जो वेट होना चाहिए ना वो 1 मोल बेसन का होना चाहिए। 1 मोल बेसन के लड्डू का बेसन होना चाहिए आपकी हर एक लड्डू के अंदर। उसने कहा ठीक है। हालांकि समझ नहीं आया, लेकिन इसने कहा ठीक है, क्योंकि इसका बेटा भी केमिस्ट्री पढ़ता था, तो बेटे के पास गया। इसने कहा मेरे को लड्डू बनाने हैं, और उसने कहा कि बेसन का जो आप लड्डू होगा वो हर एक 1 मोल बेसन का लड्डू होगा। अच्छा, तो उसने कहा कोई बात नहीं पिताजी, टेंशन की कोई बात नहीं है। वो क्या किया, उसने कार्बन 12 आइसोटोप को लिया। कार्बन 12 आइसोटोप का कितना वेट ले लिया उसने?
12 ग्राम ले लिया, 12 ग्राम, और उसने उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया कार्बन 12 आइसोटोप के 12 ग्राम। अब उसने कहा पिताजी इतना ही वेट आप बेसन का ले लो, ठीक है, और उसने कहा हर लड्डू इतने ही वेट से बनाते जाओ। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे आपने हर एक वो लड्डू बनाया बेसन का जो कि कार्बन 12 आइसोटोप के हिसाब से 1 मोल का था। मेरी बात समझ आ रही है? सर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, इसलिए 12 ही हमने होता लिया। है, बिल्कुल। अब देखो कॉमन सेंस, मैथमेटिक्स के पीछे क्या, मैथमेटिक्स समझना। जो मोल का फॉर्मूला होता है ना बच्चों, मोल, वो होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। हमने बोला कितना है, कार्बन 12 आइसोटोप कितना वेट लिया हम लोगों ने? 12 ग्राम, हाँ है ना? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम गिवन मास हो गया। और कार्बन का मास कितना होता है, एटॉमिक मास, वो भी 12। बताओ कितना आंसर आ रहा है? 1 मोल। 1 मोल। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अब किसी ने कहा सर हर बार कार्बन 12 ही लेते रहते हो आप, और कोई काम ही नहीं है। आप एक काम करो, मैं तो तंग आ गया हूं उससे, मैं लूंगा ऑक्सीजन 16। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, मैंने लिया ऑक्सीजन 16। अब इसने कहा सर इसका निकालो 1 मोल तो मानू। मैंने कोई बात नहीं, 1 मोल अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गिवन 16 मास, ग्राम लेना पड़ेगा। वेरी गुड, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। इस केस में अगर मैं 12 ग्राम ले लूंगा, मान लो 12 ग्राम और नीचे 16, तो क्या ये 1 आएगा? नहीं, ये कितना आ रहा है? 3/4 मोल आ रहा है। क्यों बेटा? 3/4 मोल। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मुझे ऑक्सीजन का 1 मोल निकालना है तो ऑक्सीजन का 1 मोल निकालने के लिए ऊपर भी 16 और नीचे भी क्या होना चाहिए? 16, तभी तो 1 आएगा मैथ्स के हिसाब से। क्यों बच्चों? दीपांशु, दिव्य, समझ आ रही बात? यस सर। तो जो आप रेफरेंस लेते हो उसके हिसाब से मोल की वैल्यू आपकी निकल के आनी चाहिए। लेकिन ऐसे तो हर बंदा अपनी मर्जी से मोल ले लेगा। कोई कहेगा सनी देओल का हाथ 2.5 किलो का है, कोई कहेगा धर्मेंद्र का हाथ 2.5 किलो का है। नहीं, देयर शुड बी वन रेफरेंस, देयर शुड बी वन स्टैंडर्ड जो हर कोई फॉलो करेगा। हमने कहा चाहे धर्मेंद्र का हाथ 2.5 किलो का हो या ना हो, लेकिन सनी देओल का हाथ ही हम इस्तेमाल करेंगे तोलने के लिए, क्योंकि हमारे लिए वही स्टैंडर्ड है। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए किसी भी चीज का आपको 1 मोल निकालना है, मोल, तो मोल का फॉर्मूला याद रखिएगा, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, अगर तो वो एटम है तो नीचे आएगा एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो नीचे आएगा मॉलिक्यूलर मास। मेरी बात समझ आ गई? क्या कहा मैंने, रिपीट करूं? यस सर। मैंने कहा अगर हम मोल्स की बात कर रहे हैं तो अगर तो वो एटम है तो गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास, और अगर वो मॉलिक्यूल है तो नीचे क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। जैसे कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने कहा आपके पास है 3 ग्राम 30 ग्राम, 30 ग्राम आपके पास प्रेजेंट है O2। इसने कहा कैलकुलेट दी मोल्स, कैलकुलेट दी मोल्स। क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ तुरंत हो जाएगा। कितना है, फॉर्मूला क्या होता है मोल्स का, पहले बताओ मुझे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। बहुत बढ़िया। तो आप लिखोगे मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू गिवन मास, अभी एटम तो है नहीं, ये तो मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर टू ऑल? कितना है गिवन मास? 30/4 होगा ना? गिवन मास 30 हो गया। अब बताओ व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? 16 into 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? 30/32 आ गया? ये हो गया 15 अपॉन 16। कितने लोगों को बात समझ आ गई? कितने मोल्स आ गए? 15/16 मोल्स। अब ध्यान रखना, किसी भी चीज के एक मोल में 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। कितने होते हैं? 6.022 10 की पावर 23 पार्टिकल्स एक मोल में। तो किसी ने पूछा बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तो 15/16 मोल विट कंटेन। बोलो क्या आंसर हो जाएगा? 6.022 into 10 यूनिटरी मैथमेटिक्स बच्चों, यूज यूनिटरी मैथमेटिक्स। एक मोल में इतने पार्टिकल्स, तो 15/16
मोल हटाने के लिए हमें उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? Is it clear to everyone? Please raise your hand if mole concept is Yes, clear sir. to you. क्योंकि मोल concept clear होना बहुत जरूरी है आगे सर के इसे questions सॉल्व भी के लिए। करना पड़ेगा फिर? हाँ जी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लीज रेज योर हैंड, जो समझ आ गया। दीपांशु समझ आया बेटे कंसेप्ट? चलो वेरी गुड, ये कंसेप्ट sir. इजी था। और अब इसी को अब और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन दे रहा हूं पहला, जो आप लोग करेंगे, कैलकुलेट मोल्स फॉर फॉलोइंग। सबके लिए मोल्स निकालने हैं आपको। पहला 18 ग्राम ग्लूकोज, सेकेंड 360 ग्राम यूरिया, इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। थर्ड 270 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड। फोर्थ 11 ग्राम केन शुगर। ठीक है, और मैं आपको इनके मास बता रहा हूँ। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, और नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी, कार्बन का 12 हो गया, और हाइड्रोजन 1। बस यही है इसके अंदर। करके दिखाइए जल्दी सभी लोग फटाफट। और ऑक्सीजन का 16। 16। 2 मिनट दिए करने के लिए, कोई बोलेगा नहीं, सबको करने दीजिएगा, कोई बोलेगा नहीं।
सर डन। सभी का हो गया? यस सर। यस सर। दो बच्चों ने बताया। सर जो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करके आती है उसको फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है आंसर से। यस, हो गया सर। सिंपल थिंग। कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट पार्ट आई विल डू इट फॉर यू। Given mass for first part is 18 gram. Okay, we have to find the molecular mass first for C6H12O6. How to 180. find that? 12 into 6 plus 12 into 1 plus 16 into 6. It is 72 plus 12 plus 96. It would come out as 180. आ गया 180. अब number of moles निकाल लेते हैं. Number of moles is formula is what? Given mass upon molecular mass Upon total mass. 18 by 180. 1/10. 1 by 10 moles. Is it clear to everyone? सबका ही 1 by 10 आ रहा था? Yes. Yes, sir. यस Yes, सर। आगे। सेकेंड पार्ट कह रहे 360 ग्राम यूरिया। क्या करना था पहले इसमें? दिस इज योर गिवन मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। कैसे निकालोगे? 14 into 1 60. plus 2 into 1 plus 12 into 1 plus 16 into 1 plus 14 into 1 plus 2 into 1 कितना निकल के आया? 60 निकल के आया। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। आएगा 6 आएगा आंसर। गिवन 6 मास mole. अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना है? गिवन मास 360 और कितना है मॉलिक्यूलर मास? 6 मोल्स आ गए। कितने लोग को बात समझ आ गई? पहले का 1 by 10 मोल। सर अब इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी। क्या? आ गई सर। सर अब इसको नहीं, एवोगाड्रो नंबर अभी से उसने मल्टीप्लाई आपसे नहीं खाली करनी। मोल्स पूछे, पार्टिकल्स नहीं पूछे ना। ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज 270 ग्राम COH होल ट्वाइस। कैसे करोगे? 270 ग्राम COH होल ट्वाइस। क्या करेंगे? पहले गिवन मास करेंगे। The total mass 90 आ रहा है उसका। 90. Molecular mass. सर 3 moles आ रहा है आंसर। देखिए गिवन मास कितना है इसका? यस सर। गिवन मास इज 270। 270. पहले COH का मास निकालो, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 कार्बन इज 12 into 1 प्लस 16 into 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है प्लस हाइड्रोजन इज 1, तो ये हो गया 12 प्लस 32 प्लस 1 इज 45 into 2 45. 90। आ गया मॉलिक्यूलर मास इसकी 90। 3 Yes, moles sir. आएगा। तो आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। इस केस में मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर। सो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 270 3. upon 90 that is equals to 3 moles. Am I clear to all? यस सर। सभी को Yes, समझ आ sir. गया? लास्ट पार्ट कौन सा है? 11 ग्राम ऑफ C12H22O11। 11 ग्राम तो गिवन मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास C12H22O11, 12 into 12, 22 into 1, 16 into 11। ये सॉल्व करें 342 आ रहा होगा। आ गया आपका यस C342। सर। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया आप लोगों ने। गिवन मास इज 11 अपॉन 3। 11 upon 342. कितने लोगों को सारे क्वेश्चन सारे पार्ट्स ठीक थे? प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों ठीक को थे सारे सर। पार्ट्स क्लियर थे? वेरी गुड। 2 3 4 5। दीपांशु हुए नहीं क्वेश्चंस? हो गए सर।
तो हैंड रेस क्यों नहीं किया? मोनिका तुम्हारा हैंड रेस क्यों नहीं हुआ? वो एक्चुअली भैया एक मतलब एक क्वेश्चन गलत था, बाकी हो गए थे समझ आ गया सभी लोगों को, बाकियों को? मोल्स Yes, कंसेप्ट sir. समझ आ गया? मॉलिक्यूलर मास निकालना, Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास तो सीख ही गए आप लोग साथ साथ ही। मॉलिक्यूलर मास निकालने तो कोई दिक्कत आई नहीं आपको, क्योंकि आप मोल्स निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मॉलिक्यूलर मास निकालना आसान है आप लोगों के लिए। अब मोल्स के बाद, मॉलिक्यूलर मास के बाद एक और टर्म हमें सीखनी है जो अच्छे से हम लोग को आनी चाहिए, वो आता है एवरेज एटॉमिक मास। कौन सा? एवरेज एटॉमिक मास। सुना आप लोगों ने कभी एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? सुना है बच्चों? नो सर। देखो, सर आ गई। नो ये निकाला आप लोगों ने 9th में निकाला, पता है? जैसे मान लीजिए आपके पास दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के ही, 17Cl35 और 17Cl37, दो आइसोटोप्स है आपके पास क्लोरीन के। तो मान लीजिए जो 17Cl35 है वो नेचर में आपको मिलता है 70% और 17Cl37 मिलता है आपको 30%। तो किसी ने आपसे पूछा बताइए व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक मास, तो ध्यान रखिए एवरेज एटॉमिक मास इज सिंपली इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस, इनटू अबंडेंस। क्या कितनी अबंडेंस है? 70%, प्लस एटॉमिक मास इनटू अबंडेंस परसेंटेज में, ठीक है? और अपॉन टोटल, अगर परसेंटेज में नहीं लिख रहे हो तो टोटल लिखना पड़ेगा, परसेंटेज ले रहे हो तो कोई जरूरत नहीं टोटल की। अगर तो मैंने कहा परसेंटेज में लिख रहे हो, परसेंटेज लिखे हो एज इट इज, तो नीचे टोटल लिखना पड़ेगा। परसेंटेज हटा रहे हो तो टोटल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप परसेंट को टोटल ग्राम में कन्वर्ट कर लोगे। जैसे इस केस में क्या हो जाएगा, इट वुड बी 35 इंटू 70/100। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर आ गई। प्लस दूसरा क्या हो जाएगा? सही है? ये हो गया 49/2, ये हो गया हमारा 81, राइट? 81/10। दिस इज 49/2 इज नियरली कितना होता है 49/2? जल्दी बोलो। 24.5। 24.5। और 10/8 इज नियरली 8.1। तो 24.5 प्लस 8.1 कितना होता है? जल्दी बोलो, बोलो एक बार। 33.9। मैंने गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत किया। 37 इंटू 3 इज नॉट 81, इट इज 390 111। ये 11.1 बैठेगा, 11.1, राइट? 111/10 इज 11.1, तो 11.1 प्लस 24.5 इज 35.5। और आप लोग जानते हो क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। वो जो मास निकल के आया वो कैसा मास है? एवरेज एटॉमिक मास। मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. आ गए. ये थॉरो क्लियरली बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया? कोई डाउट तो नहीं रह गया ना इसके अंदर? सर No, sir. नो सर। मॉलिक्यूलर मास हम सीख चुके हैं। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोला मैंने? टर्म का नाम क्या है? इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में आएगी, फॉर्मूला मास की, वो पूछ लेते हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला मास किसी भी मॉलिक्यूलर मास का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो है। क्या कहा मैंने? जो फॉर्मूला मास होता है वो बेसिकली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनाने में कितने कैटायंस, कितने एनायंस आपस में अरेंज्ड हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, और उसे क्या बना रहे हैं, एक यूनिट फॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मूला मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaCl, NaCl का मॉलिक्यूलर मास ही नहीं है, NaCl का फॉर्मूला मास है। क्या मतलब है? फॉर्मूला मास क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से पूछे। इसमें हमें ये चल गया पता कि फॉर्मूला मास का मतलब, अगर चाहे तो लिख लो डेफिनेशन में, बोलता हूँ मैं आपको। इट इज द sum of atomic mass of all the atoms in the formula unit of an ionic compound, unit of an ionic compound।
यानी कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जितने भी एटम्स इन्वॉल्व हैं उन सबके मासेस का सम जो होता है ना, दैट इज नोन एज फॉर्मूला मास। समझ आ गई बात? यानी एक केमिकल कंपाउंड जब बन जाता ना, केमिकल कंपाउंड मान लो ये Na2CO3 है, ये एक केमिकल कंपाउंड है। अब इसका जो भी आप मास निकालोगे दैट वुड बी दी, बिकॉज ये एक केमिकल फॉर्मूला भी है ना, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट का फॉर्मूला भी होता है। तो उस सॉल्ट के बनने के बाद, केमिकल बनने के बाद जो आप मास निकाल रहे हो दैट इज द फॉर्मूला मास। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? यस सर। Yes, यस sir. सर। और फॉर्मूला कब बनता है? रिएक्शन के बाद। ऑब्वियस बात है, कंपाउंड कब बनता है? रिएक्शन के बाद ना। तो रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले जितने भी फॉर्मूला यूनिट होती हैं, उन हर एक फॉर्मूला यूनिट का जो मास है दैट इज द फॉर्मूला मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। एम आई क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब फॉर्मूला मास के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, मोल कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है। अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ये क्या होता है? बेसिकली मास परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। इस पर क्या बात करने वाले हैं? मास परसेंटेज। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा आपके पास Na2CO3 है और मैंने कहा निकालिए परसेंटेज Na, परसेंटेज ऑक्सीजन और परसेंटेज कार्बन। तो सबसे पहला काम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, यानी टोटल मास 23 × 2। सोडियम का मास कितना होता है? 23, याद रखना। कार्बन का 12, सर 106। ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन तो अगर 23 × 2 + 12 + 16 × 3, ये हो गया 46 + 12 + 48। कितना हुआ ये? 48 + 12 is 60, 106 आ गया 106। तो अब मुझे Yes, sir. निकालना है परसेंटेज Na, मास परसेंटेज ऑफ Na इन दिस कंपाउंड। कैसे निकालूंगा? Na कितने हैं इस क्वेश्चन में? 2 है, तो 2 × 23 अपॉन टोटल कितना है? 106। 106 into 100। बताओ परसेंटेज ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 48 upon 106 into 100। ये आंसर आ गया। अब बताओ परसेंटेज कार्बन कैसे निकालोगे? No, sir. 12 upon 106 into 100। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आ गई भैया। आ गई? आ गई सर। तो जरा सभी लोग एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, उसका आंसर निकाल दीजिए मुझे। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट, और पूरा सॉल्व करेंगे आप लोग। मास परसेंटेज ऑफ ईच कंपोनेंट इन फर्स्ट पार्ट C12H22O11, बी पार्ट C6H12O6, सी पार्ट HNO3 और डी पार्ट COH होल ट्वाइस डॉट 2H2O। डॉट का मतलब प्लस, जो भी वाटर का मॉलिक्यूल का मास आएगा ना, इसके मास में ऐड करोगे तो टोटल मास निकल के आएगा। इससे पहले कि आप लोग सॉल्व करो, एक बार दोबारा से रिजॉइन करो सभी लोग।